नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपके दर्शकों का नमस्कार जी। सर, अरविंद केजरीवाल ने अब एक वीडियो बनाया है, चिट्ठी लिखी है, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी को भी चिट्ठी लिखी है और कहा है कि मैं ना तो खुद पेश होऊंगा दिल्ली हाई कोर्ट में उनके सामने, ना अपने वकील को भेजूंगा, क्योंकि मुझको जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से न्याय की उम्मीद ही नहीं है। सर, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल? देखिए, पूर्व सीएम भी कहना शायद सीएम पद का अपमान हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की हरकतों कर रहे हैं, ऐसी हरकतें तिहाड़िया किया करते हैं। अब तिहाड़िया आप पूछेंगे कौन? तिहाड़ में जो रह के आए और तिहाड़ में रह करके यूट्यूब पे वीडियो देख देख करके ऐसी चिट्ठियां जो है बहुत सारे कैदी लिखा करते हैं। चीफ जस्टिस को, जिला जज को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सबको चिट्ठियां लिखा करते हैं। ये चिट्ठियां कूड़े के ढेर में जाती हैं। क्यों? क्योंकि न्याय तंत्र जो है एक प्रक्रिया बनी हुई है, उसी प्रक्रिया से चलता है। अगर उस प्रक्रिया से नहीं चलेगा तो देश के 140 करोड़ लोगों को न्याय सुलभ कराना संभव नहीं होगा। और इस तरह की बातें करना अरविंद केजरीवाल की चॉइस की बात नहीं है कि वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं अपीयर होते हैं तो इसका खामियाजा भुगतेगा क्या? जुडिशरी भुगतेगी। ये तो वही कहावत हुई जैसे कोई नाराज हो गई एक बुढ़िया और उसने कहा कि अब गांव वालों से मेरा झगड़ा हो गया, मैं मुर्गा अपना लेके जाती हूँ, देखती हूँ सुबह कैसा होता है, सुबह कैसे होती है। ये तो कंफ्यूजन पालना हो गया कि अरविंद केजरीवाल देश की पूरी जुडिशरी के बारे में सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। भाई, आप एक अपराधी हो, एक एक्यूज हो, एक आरोपी हो, आपको अदालत में जाना न जाना आपकी चॉइस नहीं है, आपकी मजबूरी है। आप एहसान कर रहे हैं। इन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा है कि मैं अपना राइट रिजर्व रखता हूं सुप्रीम कोर्ट और ऊपर की अदालत जाने का। अरे भैया, तुम रखो चाहे ना रखो, तुम क्रिमिनल हो, तुम आज अदालत के कटघरे में खड़े हो। कोई कैदी जिसका ट्रायल चल रहा हो कहे कि मैं मतलब अब ट्रायल नहीं फेस करूंगा, मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सीधे जाऊंगा। जो न्यायिक प्रक्रिया बनी हुई है उसके बाहर आप नहीं निकल सकते हैं। आपका ही चॉइस नहीं है। आप नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा आप भुगतेंगे। भाई, ईडी सीबीआई जब कोर्ट में अपने दलील पेश करेगी और आप अपना ना पार्टी पर्सन अपीयर हो रहे हो, ना विद काउंसिल अपीयर हो रहे हो, तो न्यायिक प्रक्रिया बिल्कुल साफ है कि आपके विरुद्ध जाएगी। जो गवाही या जो भी सबमिशन सरकारी पक्ष की तरफ से रखा जाएगा उसे सही मान करके अदालत, जब तक कि मतलब एक राइडर मैं इसमें लगा रहा हूं, जब तक कोई ऐसी चीज हो जिसमें जज को प्राइमा फेसाई लगे कि यह गलत है, सारी बातों को अदालत सही मानेगी और उस हिसाब से फैसला देगी। और आपने कह दिया हम सुप्रीम कोर्ट और ऊपर की कोर्ट जाने का राइट रखते हैं। भाई, आप रखेंगे वहां भी तो यही सवाल पूछा जाएगा, क्या आपको नीचे मौका दिया गया था? तो जब सवाल एक ही सवाल पूछा जाता, दूसरा सवाल नहीं पूछा जाता, क्या नीचे की अदालत में आपको मौका दिया गया था? तो आप क्या कहेंगे मिस्टर केजरीवाल? हाँ, मौका तो दिया गया था, हमने तो रिक्यूजल एप्लीकेशन भी लगाया था, वो डिसमिस भी किया था, उसके बाद अदालत ने सुनने को कहा था, लेकिन हमने कहा हम नहीं जाएंगे। तो कोर्ट कहेगी आप नहीं जाएंगे तो भुगतेगा कौन? सजा किसकी होगी? तो मतलब ये टोटली नॉनसेंस। एक्चुअली मैं बता दूं अंजू जी क्या है, ये एक जुडिशरी की इमेज को बर्बाद करने का, जैसे हमारे शासन और प्रशासन को बर्बाद करने का कभी कम्युनिस्टों ने ठेका लिया था। और वो जा करके दिल्ली में तो बैठ के मलाई काटते थे और जा करके छत्तीसगढ़ और झारखंड और बाकी जगहों के जंगलों में आम जनता को बहकाते थे कि देखो जी, नेता और प्रशासन सब आपको जो है लूटने के लिए आए हुए हैं और आपको न्याय नहीं मिल रहा और हम आपको न्याय देंगे। और वो न्याय देने के नाम पे क्या होता था कि उनके बच्चे जंगल में रहते थे, उनके बच्चे गोली खाते थे, उनके माँ बाप कष्ट झेलते थे और ये यहाँ दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी में बैठ के मलाई काटते थे। आज वही बीमारी इस आदमी ने देश की अदालत के खिलाफ, न्यायिक तंत्र के खिलाफ शुरू किया है। और इसको ये उम्मीद जगी है कि दो तंत्र पे जो काम कम्युनिस्ट नहीं कर पाए उस काम को मैं करूंगा और कल को मैं कहूंगा भाई अब केजरीवाल जो कहेगा वही न्याय है, बाकी सब कुछ तो पूरा सिस्टम ही नहीं है। और जिस प्रक्रिया की ये बात कर रहा है, अगर इस प्रक्रिया से चला होता तो क्या इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द होता कभी किसी जमाने में? आप उम्मीद कर सकते थे? इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी, कह देती। क्या नरसिम्हा राव से बड़े हो गए जिनको विज्ञान भवन में अदालत में पेश होना पड़ा? भाई, देश की संविधान और न्यायिक व्यवस्था का सम्मान करना आपका, जब आप मुकदमे ना हो तब आपका व्यक्तिगत ऑप्शन है।
आप करें ना करें उसके लिए कोई बहुत ज्यादा बाध्यता नहीं है, लेकिन जब आप कटघरे में कोर्ट के खड़े हैं, तो अगर आप देश की न्यायिक व्यवस्था के साथ नहीं चलेंगे तो देश की न्यायिक व्यवस्था से आप किसी न्याय की उम्मीद छोड़ दीजिए। और फिर जो अभियोजन पक्ष कहेगा, जो सरकार पक्ष कहेगी, या आपका जो विरोधी कहेगा, उसी को अदालत सही मान करके आपके खिलाफ फैसला देगी। दिस इज नॉट योर चॉइस, दिस इज योर, you are bound down to appear before the court, and if you fail you will be the victim of that situation. सर, ताज्जुब इस बात का है कि ये तो हम सब जानते हैं कि निचली अदालत से ऊपरी अदालत में जाते हैं, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आपके पास चॉइस है, आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इस चिट्ठी को लिखने की क्या जरूरत थी? इस चिट्ठी को लिखे बिना भी तो केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे या नहीं? ये रायता फैलाने की क्या जरूरत थी? एनार्किस्ट है वो, हम सब जानते हैं, कभी भी धरने पर बैठ जाते हैं, दिल्ली के सीएम होकर भी धरने पर बैठ गए थे, तो ये एनार्की फैलाने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी इस चिट्ठी की? देखिए, मैंने क्या कहा कि इनको एक संस्था, जो सरकार के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के विरुद्ध इनको जानबूझ करके एक प्रोपेगेंडा चलाना है, जिससे कि कहीं न कहीं इस सॉफ्ट कॉर्नर गेन कर पाए, खास करके उन नक्सल्स का जो कि शहरों में रहते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं और बाकी सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं। उस मोमेंटम को गेन करने के लिए मिस्टर केजरीवाल ये काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज नक्सल मुक्त हो चुका है, जंगलों में हमारी सेना पहुंच चुकी है, हमारी पैरामिलिट्री की फोर्सेज पहुंच चुकी हैं, आज वहां पर यह चीजें नहीं हो सकती हैं। तो यह पढ़े लिखों को बीच जो है इस तरह का हमारे शासन के एक अंग के विरुद्ध, हमारी संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध एक साजिश कर रहे हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इनको पता नहीं है इसका फेट क्या होगा, इनका भविष्य नहीं पता है क्या? भाई, न्यायालय में चिट्ठियां नहीं चलती हैं, न्याय की एक प्रक्रिया है। और आप जैसा व्यक्ति कह रहा है कि भाई हम अपना राइट रिजर्व रखते हैं सुप्रीम कोर्ट। अरे, जिस सिस्टम की तहत आपने एक सिस्टम को चैलेंज किया, और मैं तो रिक्यूजल में जो जस्टिस शर्मकांता शर्मा ने कहा कि भाई पॉलिटिशियंस के खिलाफ जो है इस तरह की चीजों पे रिक्यूजल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चेक एंड बैलेंस है, हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। मॉन्टेस्क्यू ने जो थियरी बनाई थी कि एक दूसरे पर नियंत्रण रखेंगे और काम को देखेंगे। अब बताइए, अगर पॉलिटिशियंस के काम को न्यायपालिका की देखने की जिम्मेदारी है, संसद के काम को न्यायपालिका को देखने की जिम्मेदारी है, और दोनों ही अंग न्यायपालिका पे ही आक्षेप करने पे उतारू हो जाए, तो संवैधानिक व्यवस्था कैसे चलेगी? और इस पे सबसे बड़ी बात है कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन है। कोई केजरीवाल को नहीं कह रहा है कि आप जुडिशरी की इमेज को मैलिंगन कर रहे हैं। कांग्रेस को आके बोलना चाहिए, बाकी विपक्षी दल को आके बोलना चाहिए, अखिलेश को आके बोलना चाहिए, लेकिन किसी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है कि भाई यह न्यायिक प्रक्रिया के, न्यायिक तंत्र के खिलाफ एक साजिश में अरविंद केजरीवाल शामिल हो रहे हैं और करना चाह रहे हैं, जिससे कि किसी तरह से उन लोगों का सहानुभूति मिले जो कि कभी इस व्यवस्था को लाना चाहते हैं जिसमें लॉलेसनेस हो, अराजकता हो। और अराजकता आने के साथ ही जो बाकी राजनीतिक दल है, मैं तो कहूंगा अंजू जी, केजरीवाल पैदा कैसे हुआ बताइए? ये कांग्रेस की एक गलती से है। नहीं तो लोकपाल जैसी व्यवस्था में सड़क पे बैठे हुए आदमी को बुला करके आपने बैठा दिया कानून बनाने के लिए। भाई, जब बना हुआ है देश में 70 साल की व्यवस्था बनी हुई है कि कानून कौन बनाएगा? या तो विधायक बनाएंगे या सांसद बनाएंगे। आपने नई प्रक्रिया शुरू कर दी कि सड़क पे बैठे हुए आदमी को बुला के बैठा दिया, और आपने सोचा था कि ये तो हमारे हिसाब से चलेगा। इसने आप ही को पंजाब में खा लिया, और पंजाब में आपको खाने के बाद दिल्ली में भी आपको पहले खाया। तो इस व्यक्ति ने एक तरह से कहें कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको बर्बाद करने का ठेका ले रखा है, और इसीलिए वह न्याय तंत्र पर बार बार अटैक कर रहा है। और मुझे लगता है कि इन सब चीजों को एक केवल जरूरी नहीं है कि दिल्ली हाई कोर्ट ही देख रही है, निचली अदालत के न्यायाधीश भी देख रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय में भी बैठे हमारे न्यायाधीश देख रहे हैं, और बाकी कहीं भी तंत्र, जो शासन प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं, सभी लोगों को यह दिखाई दे रहा है कि यह व्यक्ति जो संवैधानिक तंत्र है उसको विफल करना चाहता है, और उसी इरादे से ये सब चिट्ठियां लिख रहा है। नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। सर, जिस तरह से केजरीवाल ने रिक्यूजल के लिए एप्लीकेशन डाला, खुद पैरवी की, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि हो सकता है अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा मैं नहीं करूंगा तुम्हारी तरफ से पैरवी इस मामले में, हो सकता है
खुद की, और उसके बाद उसकी वीडियो बना बनाकर जैसे अपने आप को हीरो साबित करने के लिए एक पूरा सिस्टम लगा दिया सोशल मीडिया पर, और उस पर भी गाज गिरी। ऑर्डर आ गया कि सारे के सारे वहां से हटाओ, नोटिस मिला हुआ है, जवाब देना है उस पूरे मामले में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। तो वो वाला मामला जो है उससे बौखलाए हुए केजरीवाल इसलिए ये चिट्ठी पुराण लेकर बैठ गए। देखिए, यह बयान जो आप दिखा रही हैं अभी, यह तो कंटेम्पचुअस है। मुझे लगता है कि अगर हाई कोर्ट चाहे तो खुद सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले ले, या सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ले ले। क्यों? क्योंकि इस तरह की बात करके आप न्यायिक तंत्र पर कंटेम्प्ट कर रहे हैं, उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल आप उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि न्याय जब कोई न्यायाधीश करता है तो आपकी फाइलों से करता है, ना कि आपके नेम, सरनेम या आपके स्किन का कलर देख करके करता है। और मैंने कहा ना आपसे कि भाई, इंदिरा गांधी जी की सत्ता अगर चैलेंज हुई इसी अदालत से नरसिम्हा राव जी पेश हुए, इसी अदालत के सामने अभी रिसेंट का चंडीगढ़ मेयर का चुनाव रद्द हुआ, तो इन सब चीजों को देखते हुए तो आपको समझ में आना चाहिए कि आरएसएस का प्रभाव न्यायपालिका पे होता है कि नहीं होता है। तो आप संघ से जोड़ करके इस तरह से अगर कुछ करते हैं तो निश्चित ही देश की न्यायपालिका के विरुद्ध आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर कोई अधिवक्ता चाहे इस चीज को अदालत के सामने ले आए तो अरविंद केजरीवाल को एक नए मामले का सामना करना पड़ सकता है। और मुझे लगता है कि अपने भाई राहुल जी की तरह ये भी माफी मांग लेंगे, नहीं जी मेरा ऐसा कुछ कहने का इरादा नहीं था, और एक एफिडेविट दे देंगे माफीनामे का। तो माफी तो पहले भी वो कितनी बार मांग चुके हैं, आप याद कीजिए। पूर्व केंद्रीय मंत्रियों पर कितनी बार, अरुण जेटली से लेकर कितने सब नेताओं पर इन्होंने आरोप लगाए थे, मामले जब पहुंचे थे अदालतों में तो माफी मांगते फिरे थे। तो माफी मांगने में तो ये माहिर है। लेकिन क्या इनकी बौखलाहट उस वजह से भी है कि जो हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, हाई कोर्ट की कार्रवाई की वीडियो दिखा दिखाकर कट पेस्ट करके, वो जब हटा दिए गए हैं तो भी इनको झटका लगा, और अब उस मामले में भी तो नोटिस का जवाब देना है इनको, और अब एक नया मामला खड़ा कर लिया इन्होंने। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने देश की न्यायपालिका को अंडर एस्टिमेट कर लिया। इनको लगा था कि हमारा सोशल मीडिया तंत्र जो है इस चीज को चलाएगा और हम जो है सहानुभूति पूरे भारत भर में गेन करेंगे, और मैं एकदम साउथ की फिल्मों के हीरो की तरह जो है चमकूंगा, और मैं दिखाऊंगा देखो जी मैं आपको बचाने आ गया, मैं सेवियर आ गया, आप सबको बचा रहा हूं, और देखो न्यायपालिका कितनी गड़बड़ है, न्यायपालिका में कैसी चीजें हैं। भाई, आप इन सब चीजों को करके उन लोगों का इरादा पक्का मजबूत कर रहे हैं जो कभी आपको राष्ट्रवादी समझ करके आपके साथ खड़े हो रहे थे। उन लोगों की विचारधारा को आपने स्पष्ट कर दिया कि मैं एनार्किस्ट हूं, मैं भारत माता की जय वंदे मातरम बोल देने मात्र से राष्ट्रवादी नहीं हो गया। अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से कहें कि अपना असली रंग दिखा दिया है जनता के बीच इस तरह की चीजें करके, और इसीलिए आप देखिए इनके लोगों का ही समर्थन इनसे अब धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है। और ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं मानसिक स्थिति भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ प्रभाव हुआ है, जिस तरह से अभी उनके सहयोगी छोड़ करके गए हैं 7-8 सांसद जो है। तो केजरीवाल, सीधा सा मैं कहूं, यह व्यक्ति देश की सिस्टम्स के साथ खेल रहा है, और ये अपने नहीं खेल रहा है, ये भी जानिए। ऐसा नहीं है कि दिस मैन इज वर्किंग ऑन हिज ओन, कहीं न कहीं इसके तार जुड़े हुए हैं। और जब तार की बात कर रहा हूं तो 7 समुंदर पार की भी बात कर रहा हूं, या उससे भी आगे की बात कर रहा हूं जहां से इसके तार जुड़े हुए हैं। और मे भी कि आगे अगर जांच हो तो इसके कनेक्शन निकल के आए कि हो सकता है कि उधर से भी कुछ जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तरह का लाभ प्राप्त किया हो। नहीं तो इस तरह से कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री जो है 2 बार जो शासन में रहा हो, इस तरह की उटपटांग बातें आकर के न्यायपालिका के प्रति करे, मुझे उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं दिखाई देता। ही इज थिंकिंग समथिंग बिग, ये कुछ बड़ा सोच रहा है अंजू जी। सर बड़ा तो सोच रहे हैं, लेकिन आप सोचो कि ये जो स्टेटमेंट में दिखा रही हूँ इसमें एक चीज और है। आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगाकर मुझे जेल में डाला। अरे तुमको जेल में सरकार ने नहीं डाला, अदालत ने डाला है। आप जांच एजेंसियां आपके खिलाफ सबूत लेकर आई, अदालत में वो सबूत रखे गए, उन सबूतों के आधार पर जेल में डाला गया। आप सीधे सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते, फंसे आप अपने कारनामों की वजह से, और फिर आगे कहते हैं जज उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पर जाते रही हैं। मैं उस विचारधारा का विरोधी हूं, ऐसे में मुझे न्याय मिल सकता है क्या? सर ये तो मतलब जिसे कहते हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से इतने ज्यादा डर गए हैं कि उनको लेकर अभी तक उनसे वो उनके दिमाग से निकल ही नहीं रही है। उनके सामने पेश होने से शायद इसीलिए डर रहे हैं कि, और अभी भी उसी बात पर अड़े हुए, जिन बातों को उन्होंने अदालत का इतना समय लेकर सर खुद दलीलें दी हैं,
और मुंह की खाइए। अंजू जी, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, मैं तो केजरीवाल जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। क्या चोर उचक्कों से पूछ करके डिसाइड होगा कि कौन जज किस मामले को डिसाइड करेगा? क्रिमिनल्स का ट्रायल तो भाई उसी हिसाब से होगा जिस तरह से सिस्टम बना हुआ है। क्रिमिनल के हिसाब से जेलर थोड़ी न बदला जाएगा, क्रिमिनल के हिसाब से न्यायालय थोड़ी, जज थोड़ी न बदला जाएगा। क्रिमिनल के वो कुकर्म है जिसके चलते वो जेल में खड़ा हुआ है, क्रिमिनल का वो कुकर्म है जिसके नाते उसको अदालत में आना पड़ा है। तो अगर आपके कुकर्म ऐसे नहीं है तो 3 लेयर की आपकी जुडिशरी बनी हुई है, आप वहां से बरी होके आ जाइए, आप घूमिए। आखिर आपको इसी जुडिशरी ने जो है स्वच्छ हवा में सांस लेने के लिए मौका दिया था ना चुनाव में, आप जो इतने दिनों से जेल के अंदर पड़े हुए थे। तो आप इस तरह की बैटिंग करके कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। और आने वाले समय में आप किस तरह से, देखिए, जब तक आप आजाद हो ना तभी तक आपकी बात सुनी जा रही है, और मीडिया में भी आपको तभी तक बल्ले बल्ले किया जाता है जब तक आप कैमरे के सामने दिखते हो, टीआरपी देते हो। जिस दिन तिहाड़ की जेल के पीछे चले जाओगे ना, उस दिन कोई आपको पूछने वाला नहीं है, आपके लिए एक छोटा सा कॉलम भी अखबार में छपने वाला नहीं है। आप बाहर हो, खुली हवा में सांस ले रहे हो, तो इस अदालत को, न्यायपालिका को हाथ जोड़ के धन्यवाद करो, क्योंकि आप अंडर ट्रायल हो। इस बात को समझो। और आप अखबारों में जो सुर्खियां बटोर रहे हो, टीवी चैनलों पे जो सुर्खियां बटोर रहे हो आनंद माननीय केजरीवाल जी, वह भी इस न्यायपालिका के एहसान पे आप बटोर रहे हो। कल को अगर आपको इस न्यायालय ने जेल भेज दिया तो आपकी आवाज कहीं सुनाई देने वाली नहीं है, आप जेल की दीवारों के अंदर चिल्लाते रह जाएंगे, आवाज बाहर आने वाली नहीं है। तो आप इस तरह से न्यायपालिका की इमेज के साथ खेल रहे हैं, और उसके बाद आप उम्मीद करेंगे कि आपको न्याय भी मिलेगा। हालांकि न्याय मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बात है कि इस तरह की चीजों से केजरीवाल को बचना चाहिए और ऐसी अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि देश की न्यायपालिका के सम्मान को किसी तरह से ठेस पहुंचे। और आप मान के चले हो कि हम ही सबसे ज्यादा विद्वत हैं, हम ही सबसे ज्यादा विद्वान हैं, हमारे कितना बड़ा संविधानविद कोई नहीं है, हमारे जितना बड़ा कोई न्यायविद नहीं है। तो भाई, आप देश में इतने बड़े बड़े न्यायाधीश हुए, बड़े बड़े अधिवक्ता हुए, बड़े बड़े स्टेट्समैन हुए, सबसे आप ऊपर चले गए, आपका अनुभव भी उन सबसे ऊपर चला गया। भाई, कोई 20 साल मुख्यमंत्री रह के आया, कोई 25 साल मुख्यमंत्री रह के आया है, कोई प्रधानमंत्री रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहा, कोई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जज रहा है। उन सभी लोगों से ज्यादा विद्वान तो आप नहीं हो गए ना। तो आप अपनी चीज में आत्म मूल्यांकन करिए कि आप जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, यह देश की न्यायपालिका का आशीर्वाद है आपके ऊपर, जिसने आपको थोड़ी सी लीनियंसी दी है, और उस लीनियंसी का रिटर्न आप जो है न्यायपालिका की इमेज को अटैक करके दे रहे हैं। जी अंजू जी। सर, निचली अदालत से जब ये बरी हुए तब तो सत्यमेव जयते था। जब इनको सुप्रीम कोर्ट ने कन्वेंसिंग के लिए इलेक्शंस के दौरान जमानत दी थी अंतरिम, तब भी सत्यमेव जयते था। लेकिन जैसे इनके खिलाफ फैसला आता है या इनका मामला हाईकोर्ट पहुंचता है और वो मामला खुलता है, वो फाइल खुल गई है जिसपे फैसला निचली अदालत से आया था, विशेष सीबीआई कोर्ट से, तो इनको मिर्ची लग गई। आपको लगता है कि ये जानते हैं अंदर खाने की इनकी दाल गलने वाली नहीं है? वो जैसे, मुझे नहीं पता सर, मैं अब कैसे बोलूं, आप तो शायद समझ रहे हैं कि निचली अदालत में जो फैसला आया था उस पर तो कई सवाल खड़े हैं, और अब जब ये मामले की फाइल खुल जाएगी दिल्ली हाईकोर्ट में तो उस फैसले पर भी तो सवाल उठेंगे कि कैसे इनको कट्टर ईमानदार घोषित कर दिया गया। एक नहीं, 24 के 24, 23 के 23 को रिहा कर दिया गया कि केस ही नहीं बनता। तो आप सोचिए, इनको डर इस बात का सता रहा है कि अब जो कच्चा चिट्ठा खुला तो ये अभी तो जमानत पर बाहर है, अंदर जाएंगे पूरे के पूरे, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जो बातें इन्होंने अब जस्टिस स्वर्णकांता के बारे में कही है और अदालत के बारे में कहा है। देखिए, मुझे लगता है अपनी बात से भी पलटी मारेंगे। अभी जो इन्होंने कहा है ना कि हम इस कोर्ट में नहीं अपीयर होंगे, जब इनके अधिवक्ता इनको समझाएंगे, क्योंकि मुझे पता है इनके अधिवक्ता तो इनके साथ हैं ही, वो कोर्ट के सामने ड्रामा हो रहा है कि मैं काउंसिल नहीं रखूंगा, मैं पार्टी इन पर्सन बहस करूंगा, लेकिन ये अधिवक्ताओं से सलाह ले भी रहे हैं। और इसका खामियाजा जब वकील इनको समझाएंगे, अधिवक्ता इनको समझाएंगे कि देखो जी, इस फैसले के खिलाफ जो है, जब कल को सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट में आपसे 2 ही सवाल पूछा जाएगा। जैसा मैंने आपसे डिबेट के पहले में कहा कि इसका जवाब जब आएगा तो आपको मौका दिया गया, उस मौके को आपने जानबूझ के छोड़ दिया, तो अदालत तो फिर आपके साथ क्या करेगी आपको भी पता है, और आपको अपनी फाइलों का भाग्य पता है अंजू जी। नहीं तो जिस तरह से जश्न मना था डिस्चार्ज होने पे, पहली बात तो डिस्चार्ज कैसे हुआ यह खुद में ही अपने आप में एक मतलब हमारे इतने सालों का अनुभव है, 17 सालों का,
कि भाई इतनी बड़े मैटर में आप डिस्चार्ज पा गए। हमने देखा है छोटे-छोटे जेब कतरे के मामले में भी कोर्ट कहती है अच्छा भाई ट्रायल करा लो, क्या करना है? ट्रायल में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ जहाँ 500, 600, 1000 पेज की फाइलें पड़ी हुई हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति जहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबसे जेल के अंदर रहा कई महीने तक, उस मामले में माननीय न्यायाधीश जो है इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ये तो अपने आप में ही एक शोध का विषय है। लेकिन इनको अपनी फाइलों का भविष्य पता है। अगर अपने फाइलों में कोई दम होता तो बड़े से बड़े वकील लेकर के कोर्ट में खड़े होते कि मजबूती से मैं अपने केस को डिफेंड करूंगा और जो मेरिट्स हैं जिसको मतलब हमारे निचली अदालत के न्यायाधीश ने ग्राउंड बना करके मुझे डिस्चार्ज किया है उसको हाई कोर्ट के सामने मैं मजबूती से रखूंगा और इस तरह से फिर अपने केस को जो है मीडिया में भी ब्रीफ करूंगा जब हमारे वकील कोर्ट में बहस करके निकलेंगे, क्योंकि ये मेरे केस के पॉजिटिव पॉइंट है। केस के पॉइंट पे मिस्टर केजरीवाल ने अभी एक पॉइंट नहीं डिस्कस किया है। तो क्योंकि इनको अपनी फाइलों का भविष्य पता है, इसलिए एक दूसरा रंग देने की कोशिश हो रही है, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है और इसका नतीजा जो है आप देखेंगे आने वाले 2-4 दिन के अंदर। अभी ये बात अपनी पलटेंगे, आप इस बात को मेरे लिख लीजिए, आपके दर्शक इस बात को ध्यान रखें, ये अभी पलटेंगे। क्योंकि अगर आपने इस चीज को किया जो आपने अभी कहा है कि मैं ना पार्टी इन पर्सन अपीयर होऊंगा ना अधिवक्ता के थ्रू अपीयर होऊंगा, यह चीज आपके लिए बहुत बड़ी आत्मघाती है और इस बात से पीछे हटेंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अगर नहीं हटेंगे तो सुप्रीम कोर्ट तक इनका कन्विक्शन फिर कोई रोक नहीं पाएगा। जी बिल्कुल सर, पता नहीं केजरीवाल को ऐसा क्यों लगता है कि निचली अदालतें स्वतंत्र हैं, अलग से काम करती हैं, हाई कोर्ट अलग से काम करता है और सुप्रीम कोर्ट अलग से काम करता है। वो हायरार्की समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर वो इस तरह के आरोप लगाकर दिल्ली हाई कोर्ट की जज पर ऐसे आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो उनको क्या लगता है उनके नॉलेज में ये सारा केस नहीं होगा? वो कैसे ट्रीट करेंगे इनको शायद पता नहीं है। पर सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि थोड़े बौखला गए हैं जब से इनकी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने पाला बदलकर बीजेपी में मर्जर कर लिया? अब तो उस मर्जर पर ठप्पा भी लग गया है। जो सभापति हैं राज्यसभा के, उन्होंने स्वीकार कर लिया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, अब तो कुछ नहीं बचा। तो अभी कपिल सिब्बल की भी शरण में गए हैं। आपको लगता है कपिल सिब्बल अदालत में इस मामले को ले जाकर कोई खेल कर सकते हैं? इस बौखलाहट में केजरीवाल शायद ये चिट्ठियां लिख रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि अरविंद केजरीवाल अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं और अधिवक्ताओं की सलाह पे ही कर रहे हैं। अब अधिवक्ता प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हर तरह के बनाते हैं। अब प्लान ए था कि इस तरह से जुडिशरी के खिलाफ हम बोलेंगे और फिर हमको राजनीति में फायदा मिलेगा, इसलिए एडवोकेट ने कहा होगा कि ठीक है जाओ जी कोर्ट, पार्टी इन पर्सन अपीयर हो कोर्ट में, क्या करना है। लेकिन मुझे लगता है जो दूसरी वाली सलाह है यह अधिवक्ता ने नहीं दी होगी, यह अरविंद केजरीवाल अपने मन से कर रहे हैं। और जब आप डॉक्टर की सलाह नहीं मानते, जब आप वकील की सलाह नहीं मानते हैं, तो आपको कहाँ जाना होता है सभी को पता है। और ऐसे में मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब इस तरह की बातें करके अपने लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर रहे हैं। और अधिवक्ता जैसा आपने नाम लिया जिनका, उनका अनुभव मैं जानता हूँ, बहुत ही अनुभवी हैं और केजरीवाल को ये सलाह तो कम से कम देंगे ही कि इस तरह के बेवकूफ़ी भरे बचकाना हरकतें मत करो। अदरवाइज, क्योंकि जब आपको डिफेंस देने का मौका दिया जाता है, जब आपको अपने पक्ष का रखने का मौका दिया जाता है, आप उस पक्ष का फायदा नहीं उठाते हैं, तो ऊपर की अदालतों के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाते हैं। तो आई थिंक कि केजरीवाल साहब अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं की बात सुनेंगे और जिस बात को मैं कह रहा हूँ ये अपनी बात से पलटेंगे एक बार जरूर। सर, मैं 7 राज्यसभा सांसद जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिनको लेकर नोटिफिकेशन भी राज्यसभा के सभापति ने जारी कर दिया है, उस मामले की बात कर रही हूँ। क्योंकि उन पर ये कहा जा रहा था, संजय सिंह की तरफ से दावा किया गया है कि कपिल सिब्बल इस मैटर को देख रहे हैं, हम उनसे सलाह ले रहे हैं। और अब जब उनका मर्जर स्वीकार हो गया है सर, तो क्या उनकी वो जो एंटी डिफेक्शन लॉ होता है उसके तहत उनकी सांसदी पर संकट है? अगर कपिल सिब्बल इस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आपको लगता है उसमें तो क्रिस्टल क्लियर है अंजू जी, क्रिस्टल क्लियर है। वहां पे उन सांसदों वाले इशू में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जो रिक्वायर्ड नंबर है वो नंबर है और इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ तो इस पे लागू ही नहीं होता है कहीं से भी। तो केजरीवाल साहब तो देखिए, राघव चड्ढा एक तेज तर्रार आदमी है और उन्होंने पूरी तैयारी के साथ चीजों को की है, क्योंकि उनके खिलाफ तो केजरीवाल पिछले 15-20 दिन से चल रहे थे। लेकिन चड्ढा जी ने मेन गेम उस समय खेला जब उनके पास नंबर हो गए। उनको पता था कि अगर मेरे पास नंबर नहीं होंगे तो हमारे खिलाफ ये चीजें आएंगी और इसलिए उन्होंने बड़ी सावधानी पूर्वक अपने विद्वता के साथ अपना निर्णय लिया है। बाकी
आने वाले समय में क्या होता है, यह अदालतों पे निर्भर करता है कि किस तरह से उनके सामने तथ्य रखे जाते हैं। अब कपिल सिब्बल जी विद्वान अधिवक्ता हैं, संविधानविद हैं और उनके साथी भी कई लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अगर उन सभी लोगों की टीम सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है, तो मैं नहीं कहता कि तुरंत सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगी, लेकिन एक मौका तो देगी कि भाई इस पे पक्ष-विपक्ष दोनों की बात जानी जाए। तो एक संवैधानिक विषय आएगा हम लोगों के सामने और आ सकता है, तो जिस पे चर्चा होगी। लेकिन एज़ पर लॉ, एज़ पर इंस्टीट्यूट बुक, एज़ पर संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं से भी कोई इसमें एंटी डिफेक्शन की बात अभी प्राइमा फेसाई मुझे नज़र नहीं आती है। सर केजरीवाल का भेजा फ्राई भी तो हो गया होगा ना, क्योंकि 63 विधायक बताया जा रहा है पंजाब के हैं जो आने को तैयार बैठे हुए हैं राघव चड्ढा के साथ। तो वहां पर तो सरकार गिरने की नौबत आ गई है। और हमने आपने कितनी बार डिस्कस किया कि किस तरह की राजनीति केजरीवाल करते आए हैं। उनकी पार्टी के सिसोदिया कहते हैं कि साम दाम दंड भेद अपना लेंगे, लेकिन पंजाब की गद्दी जाने नहीं देंगे। तो अब तो हालात ऐसे बन गए हैं और इसीलिए शायद केजरीवाल जो इस तरह की चिट्ठियां लिख लिख के अपना टाइम गुजार रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि पार्टी भी उनके हाथ से जा सकती है, पार्टी का झाड़ू भी उनके हाथ से जा सकता है अगर राघव चड्ढा ने इस तरह का खेल किया है तो। देखिए, राघव चड्ढा और बड़ा खेल कर सकते थे अगर कुछ दिन और पार्टी में रहते। लेकिन अभी क्योंकि उन्हें लग गया कि अब इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और रिक्वायर्ड नंबर्स मेरे पास हैं, तो कहते हैं ना कि तराजू में बैठा हुआ मेढक, तो कहीं कूद-कूद के सब उतरते जाएँ तो तौला कैसे जाएगा फिर? तो 7 सांसद आ गए हैं, रिक्वायर्ड नंबर आ गई है तो तुरंत निकल लो, नहीं तो पता चले कहीं कुछ दबाव-वबाव बनाए ये जो है और इस तरह की चीज़ें करे। एक दूसरी बात मैं कह रहा हूँ पंजाब के बारे में। पंजाब में एक सिख समुदाय अच्छी खासी संख्या में है और मैं जो अयोध्या से आता हूँ तो देख रहा हूँ सिख समुदाय का प्रभु श्री राम की चरणों में जो लगाव हुआ है, सिख समाज का जो आना-जाना शुरू हुआ है, सनातन से जुड़ाव जो अपना महसूस कर रहा है, उससे पंजाब में भी एक अंडर करंट है जिसमें कि कहीं न कहीं जो क्रिप्टो क्रिश्चियन लोग बन रहे हैं या फिर जो सनातन विरोधी या राष्ट्र विरोधी साजिश हो रही है, नशाखोरी की जो आदत पड़ रही है, इन सब चीज़ों के विरुद्ध एक आवाज़ है और अंडर करंट है और उसी में जो केजरीवाल की पार्टी में ही जो मतलब सुचारुता की बात हरभजन करते हैं या जो तरीके से लोग चाहते हैं कि पंजाब विकास के रास्ते पे चले, इन सब चीज़ों को देखना चाहते हैं, वो लोग कहीं न कहीं अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं और अपने लिए एक प्रेशर महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर नशे में पंजाब जकड़ा हुआ है और एक तरह से कहें विदेशी मिशनरियों के दबाव में सिखों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं उनको मजबूर कर रही हैं कि एक बार अगर कैसी नाव आती है जिस पे अपने लिए बचा जा सकता है, तो उस पर चढ़ाई ज़रूर लोग करेंगे। तो पंजाब के अंदर की जो अंडर करंट है अभी वो है कि कुछ न कुछ पंजाब से भी बड़ा हो सकता है। हमें इसकी मतलब नाउम्मीदी नहीं रखनी चाहिए जो है। सर आपने अपनी बातचीत में ये भी कहा कि केजरीवाल कहीं और से ऑपरेट हो रहे हैं, 7 समंदर पार से ऑपरेट हो रहे हैं। और फिर मुझे ख्याल आया कि केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए थे तो याद कीजिए अमेरिका से और यूके से भी इनके लिए आया था, इनको फेयर एंड फ्री ट्रायल मिले। इनकी चिंता उस देश में बैठे यूएन में बैठे लोगों को भी हो रही थी, जबकि इनके साथ ही हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हुए थे, उनके लिए तो किसी ने कभी नहीं कहा। तो और मैग्सेसे अवार्ड केजरीवाल को मिला हुआ है, जॉर्ज सोरोस कंपनी का फाउंडेशन है वो जिससे मिला है इनको। तो आपको लगता है कहीं वहां से ऑपरेट हो रहे हैं, क्योंकि जो काम ये देश के संविधान के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ कर रहे हैं, उनकी इमेज को खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो तो भारत विरोधी लोग हमेशा से करते हैं, उनकी कोशिश तो आज भी जारी है। उसी का हिस्सा बनते दिख रहे हैं आपको केजरीवाल? देखिए, मैंने कहा ना कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये जितने भी मिलते हैं, इसमें जो खासकर ऐसे राष्ट्रों से जो कि दुनिया में शांति चाहते ही नहीं हैं, वो कहीं न कहीं हर राज्य की सरकार को, हर देश की सरकार को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं क्योंकि डिस्टेबलाइज़ करने में ही उनकी राजनीति चलती है। एक हाथ से पुरस्कार देना है, दूसरे हाथ से उस देश को जो है बर्बाद करना है। चाहे बांग्लादेश का मामला ले लीजिए, चाहे आप XYZ किसी का भी उदाहरण लीजिए, सभी कहीं न कहीं पुरस्कार प्राप्त लोगों को ही मौका दिया जाता है अंतिम में, जब वहाँ पर एक बार सत्ता डिस्टेबलाइज़ हो जाती है। तो रामन मैग्सेसे पुरस्कार एक सम्मानित पुरस्कार है, लेकिन उसमें इस चीज़ से मतलब इनकार नहीं किया जा सकता है कि डीप स्टेट या कोई ऐसी संस्था जो कि भारत के बारे में या भारत की आज की विकास की जो दौड़ है, उसमें जिस तरह से भारत दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ है, उसको
रोका जाए और उसके लिए एक मुखौटे के तौर पर इस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए, तो इसमें शामिल हो सकते हैं और ये सब चीज़ें निश्चित ही हमारे गृह मंत्रालय और बाकी सारे लोग देख रहे होंगे। लेकिन क्योंकि मिस्टर केजरीवाल को प्रोपेगेंडा और नैरेटिव गढ़ने में महारत हासिल है, शायद इसीलिए हो सकता है सरकार आगे बढ़ कर के कोई कदम न उठा रही हो अभी जो है। लेकिन उन्होंने आ बैल मुझे मार तो खुद ही कर लिया ना सर, ये चिट्ठी लिखकर। देश की अदालत पर, देश के जज पर, हाईकोर्ट की जज पर टीका टिप्पणी की है, बच्चों का मामला फिर से लेकर आ गए, जबकि सारे सवाल जवाब, वो जो सुनवाई हुई थी रिक्यूजल को लेकर, उसमें सब एंटरटेन किए गए थे। एक एक लाइन का जवाब जज स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल को दिया था, लेकिन उसके बाद वो उसी बात का जिक्र कर रहे हैं, तो उनकी सुई वहीं फंस गई है। और अब तो वो कह रहे हैं कि मैं तो महात्मा गांधी की तरह सत्याग्रह करूंगा। सर, ये भूल जाते हैं केजरीवाल की महात्मा गांधी तो शराब बंदी चाहते थे, यहाँ तो शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। और अब जब उनको लग रहा है कि मैं अदालतों से बच नहीं पाऊंगा, वहां पहुंचूंगा, वहां गया तो सजा होगी होगी, तो उनको लग रहा है कि मैं सत्याग्रह कर लेता हूँ। ये क्या है, कौन सी नौटंकी है सर? मेरे को तो केजरीवाल समझ ही नहीं आते। इसमें सबसे बड़ी बात जो इन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी है, अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा की आवाज कहाँ से है भैया? जब स्वाति मालीवाल को आपने पिटवाया था। अंतरात्मा की आवाज कहाँ थी जब आप उस स्वर्ण महल में घुस रहे थे मुख्यमंत्री के तौर पे? अंतरात्मा की आवाज कहाँ है? वैगनार तो अभी भी बन रही है, आप चाहते तो नीले रंग वाली कह के मारुति से कहते तो नीले रंग में आपको दे भी देती। अंतरात्मा की आवाज कहाँ है जब आप लोकपाल लोकपाल करते थे और लोकपाल कहाँ चला गया, फुस हो गया, कुछ पता भी नहीं चलता है। भाई साहब, अंतरात्मा की आवाज अपने लिए चूज एंड पिक वाली नहीं होनी चाहिए। और इसी सब के नाते आपके लोग आपके साथ छोड़ते चले जा रहे हैं कि आपकी अंतरात्मा की आवाज वहीं बोलती है जहां आपको फायदा दिखता है, जहां आपको लगता है कि मेरा कुछ फायदा नुकसान नहीं है, भाड़ में जाए दूसरे की अंतरात्मा की आवाज। भाई, कुमार विश्वास की भी अंतरात्मा की आवाज थी, उसको सुन लिए होते। जस्टिस हेगड़े की सुन लिए होते। मैं कितने नाम गिनाऊं? योगेंद्र यादव की अंतरात्मा भी सुन लिए होते। केवल अपनी ही अंतरात्मा सुननी है कि दूसरे की भी? और वही बात हुई, आप शायद आपने 8 सांसदों की अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। अभी भी पंजाब में विधायकों की अंतरात्मा भी सुन लेते तो शायद जो चीजें अभी सुनने को आ रही वो भी नहीं सुनने को आती। तो भाई साहब, अंतरात्मा की आवाज, आप उसको बेवकूफ बनाइए या पथभ्रष्ट करिए जिसको नहीं पता है आपके बारे में। आपकी सारी सच्चाई लोगों को उसी समय पता चल गई जिस दिन आपने मुख्यमंत्री आवास को शीश महल में कन्वर्ट कर दिया। सर, शीश महल तो अब उन्होंने एक और बना लिया है। उनको जो 95 नंबर का बंगला मिला है अभी लोधी रोड पर, उसको भी शीश महल में कन्वर्ट कर लिया उन्होंने। लेकिन अब मुझे लग रहा है उनको डर इस बात का है कि अगर पूरी पार्टी हथिया ली राघव चड्ढा ने, तो वो शीश महल जो अभी दिल्ली में मिला है, वो तो इनको इसलिए मिला कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है, उसके नेशनल कन्वीनर है, इस हैसियत से मिला है। वरना ये तो पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत पाए। कोई पंच भी नहीं है, सरपंच भी नहीं है, पार्षद भी नहीं, विधायक भी नहीं, सांसद भी नहीं है, कुछ नहीं है सिवाय नेशनल कन्वीनर के। तो हो सकता है वो बंगला भी छूट जाए इनसे बहुत जल्द। डर तो इनको इस बात का भी सता रहा होगा सर। देखिए, बंगला कितना भी छूट जाए, एक बंगला दिल्ली में फिक्स है, वो बंगला इनको जरूर मिलेगा। अगर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं ना, जिसमें रह के आए हैं पंजाब चुनाव से जस्ट पहले या लोकसभा चुनाव के दिल्ली के चुनाव के पहले, तिहाड़ वाला इनका पक्का है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। तिहाड़ वाला घर इनका पक्का है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी निश्चिंत हैं कि स्वर्ण महल छूट जाए, शीश महल छूट जाए, लेकिन लोहे वाला महल जो उनका है वो पक्का है। वहां पे एक कोठरी इनके लिए पक्की रखी हुई है। क्यों? क्योंकि आप अदालत से जिस तरह से पंगे ले रहे हो, किस दिन किसी का जज का सर घूम जाए और कंटेम्प्ट में आपको नाप दे 2 ही 4 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, लेकिन आपको तिहाड़ की हवा खानी फिर से पड़ सकती है। और शायद आपका वीडियो देखने के बाद माननीय केजरीवाल इस बात पे थोड़ा सा गौर करेंगे कि भाई, ये खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं ना, उसमें देश की न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है। और उनको हाथ जोड़ करके, दंडवत होकर के देश की न्यायपालिका को प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से वो बोल रहे हैं, जिस तरह से वो फ्री होकर के कहने को पा रहे हैं, अपनी बात रखने को पा रहे हैं, शायद मैंने अपने इतने सालों के कैरियर में कभी नहीं देखा कि एक न्यायाधीश के सामने इस तरह से कोई असम्मानजनक बात करे, गैर प्रक्रियात्मक बात करे या अदालत को काम न करने दे, इस तरह की हरकतें करता हुआ पहला व्यक्ति मैं देख रहा हूं। और अदालत ने इसको टॉलरेट किया है। ये सब चीजें अदालत में नहीं चलती। अदालत आपका रामलीला मैदान नहीं है, अदालत आपका पार्टी कार्यालय नहीं है जहां आपकी ही चलती है। अदालत में न्यायाधीश की भी नहीं चलती, न्यायाधीश की कुर्सी से उतरने के बाद। तो इस बात को समझना चाहिए कि वो कुर्सी जिस पे न्यायाधीश बैठता है, हम लोग व्यक्ति जस्टिस स्वर्णकांता का सम्मान नहीं करते,
साफ-साफ मैं कह रहा हूँ अंजू जी, हम दोनों एक ही तराजू के पहलू हैं। लेकिन जब उस कुर्सी पर बैठती हैं तो हम उनके अंदर देवत्व का वास देखते हैं कि न्याय की देवी का सीधा आदेश उस कुर्सी पर जो कोई भी विराजमान है उसके मार्फत आ रहा है, और इसीलिए हम लोग हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम करते हैं। तो यह सम्मान जब देश का अधिवक्ता समाज करता है, तो अधिवक्ता के बराबर काम जब आपको पार्टी इन पर्सन उस अदालत ने कोर्ट में बोलने का मौका दिया, तो उसका रिगार्ड तो आपको करना चाहिए था। बिल्कुल सर, करना तो केजरीवाल को बहुत कुछ चाहिए था और ये आम आदमी नहीं है। दिल्ली के 10 साल तक सीएम रह चुके हैं, सारी समझ है इनको। कहते हैं आईआरएस अधिकारी हूँ, तो सारी समझदारी उनको है। लेकिन फिर भी वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं और आ बैल मुझे मार कर रहे हैं, न्यायपालिका से पंगा ले रहे हैं, तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है इस चिट्ठी में जो-जो बातें इन्होंने लिखी हैं, उसके चलते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक और मामला इन पर बनता है। और उसका देखते हैं कितनी जल्दी अदालतें संज्ञान लेती हैं। और दूसरी तरफ पार्टी में भी घमासान मचा हुआ है, पार्टी भी इनके पास रहेगी या नहीं, ये चिंता भी उनको सता रही है। तो देखते हैं मामला किस तरह से आगे बढ़ता है। लेकिन आपने सर समय निकाला इस विषय पर, बहुत ही गहरी जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम अंजू जी, नमस्कार।